सत्यमेव जयते। हमारी तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से लोगों को जानने की इच्छा हो रही है या बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि गुर्दे की बीमारी यानी किडनी डिजीज़, जिसमें कि हमें गुर्दे को बदलवाना पड़ता है या डायलिसिस पर रहते हैं, तो क्या उसके लिए कुछ ऐसे अच्छे और भी दूसरे उपचार हैं कि जिससे हम ट्रांसप्लांट से या डायलिसिस से बच जाएं या हमें ट्रांसप्लांट न कराना पड़े। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा मरीज़ गुर्दे के होते जा रहे हैं उससे कम अवेलेबिलिटी किडनी की है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, बड़ी सरल विधि में बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन पूरा वीडियो बैठ के ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको गुर्दे के बारे की सारी जानकारी और गुर्दे को हमें ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े। अगर हम डायलिसिस में हैं तो डायलिसिस को ही पहले क्यों ना कम करते जाएँ, धीरे धीरे हमारी डायलिसिस बंद हो जाए और हमारे गुर्दे के अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगे या हमारा गुर्दा फिर से ठीक हो जाए और सुचारू रूप से काम करने लगे। इसी पर हम आपको अपनी कुछ विशेष जानकारियाँ देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर गुर्दा है क्या, है नहीं। गुर्दे उस किडनी जिसे कहते हैं, किडनी कहते हैं, इसे गुर्दा कहते हैं, इसे वृक्क कहते हैं। तो गुर्दा हमारा जो है उसी तरीके जैसे हमारे मकान के अंदर नाली होती है कचरे को बाहर फेंकने के लिए या कचरे को साफ़ करने के लिए, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो है गुर्दा हमारे शरीर की गंदगी को पेशाब के द्वारा बाहर निकालता है, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के अंतर्गत आता है। अब ये गुर्दे हमारे शरीर के अंदर दो होते हैं, एक दाहिनी तरफ का गुर्दा, एक बाईं तरफ का गुर्दा। गुर्दे की लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। और इसका वेट लगभग 150 से 170 ग्राम के बीच में होता है। ये हमारे गुर्दे के बारे में एक छोटी सी जानकारी हुई, क्योंकि एक एक चीज़ आपको जानना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर विश्वास करते जाएंगे। अब प्रश्न दूसरी चीज़ हम आते हैं कि गुर्दे का हमारा कार्य क्या है। भाई गुर्दा तुम जान गए, उससे कार्य क्या है, हमारे शरीर के लिए उससे फ़ायदा क्या मिलता है, हमारे शरीर को उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या आवश्यकता है, ये भी जानना जरूरी है। तो गुर्दा जो होता है हमारे बॉडी के एसिड्स को बाहर निकालता है। अगर ज़्यादा एल्कलाइन है तो भी उस चीज़ को बाहर निकालता है। ज़्यादा अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल ज़्यादा हो गया तो उसको भी बाहर निकालता है। और टॉक्सिन्स मटेरियल्स जो होते हैं उसके अंदर मिक्स टॉक्सिन तमाम सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको पानी के द्वारा बाहर निकालता है। और साथ में जो आवश्यक तत्व हमारे जा रहे हैं फिल्ट्रेशन के जरिए, नेफ्रॉन्स के जरिए, उन चीज़ों को वो बैलेंस बना के रखता है, यानी उन चीज़ों को रोकने में भी सहायक होता है। तो ये हमारे गुर्दे के कुछ विशेष कार्य होते हैं। अब आपको ये जानना जरूरी है कि भाई गुर्दे खराब होने के कारण क्या क्या हैं, ये भी जानना जरूरी ना कि अब इसके बाद आपको कारण कुछ विशेष कुछ कारण हैं जिनको आपको ध्यान से सुनना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई पॉइजनस कीड़े या इंसेक्ट्स इस तरह के शरीर में काटते हैं तो उसकी टॉक्सिन से भी हमारे गुर्दे जो हैं वो ख़राब होते हैं। टॉक्सिन्स या पॉइजनस फूड अगर हम खाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे जो है, या पैक की चीज़ें हम खाते हैं, पैक लिक्विड्स लेते हैं, तो भी हमारे गुर्दे पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे केमिकल दवाइयाँ हम ज़्यादा दिन से खा रहे हैं और उसके अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो भी हमारे जो है गुर्दे को ख़राब करेगा। ब्लड प्रेशर का हमारा ज़्यादा है या कम हो रहा है, उसके अंदर कोई तरह का फ्लक्चुएशन है तो वो भी चीज़ हमारे गुर्दे पर प्रभाव डालेगी। डेंगू, मलेरिया आदि इन चीज़ों से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, किसी इन्फेक्शन का रोग हमारे शरीर में हो रहा है तो उससे भी हमारे गुर्दे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लीवर डिजीज़ेस या शरीर से ज़्यादा खून निकल गया है तो इस कंडीशंस में भी हमारे शरीर के अंदर गुर्दे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ जनरल मतलब कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे गुर्दे को प्रभावित करती रहती है। और गुर्दे के अंदर जो बीमारी होती है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एक्यूट रीनल फेलियर्स और दूसरा क्रॉनिक रीनल फेलियर्स। तो एक्यूट रीनल फेलियर्स के कारण जो है हमने थोड़े से जो अभी आपको बताया, ये हमारे एक्यूट रीनल फेलियर के अंतर्गत आते हैं, यानी ARF। तो ये उतने ज़्यादा कष्टदायक या उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं जितना हमारा क्रॉनिक CRF जिसे बोलते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है। तो विशेष तौर से है हमें, ये तो प्राइमरी चीज़ हो गई हमारी, प्राइमरी इस तरह की चीज़ें आ रही तो समझिए कि हम एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गए हैं, तो उस कंडीशन में तो हमें भी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही रहता है। तो उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। गुर्दे हमारे जब क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है तो उसके अंदर हमारे क्या होता है कि गुर्दे जो हमारे रहते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होते हैं।
और उसके कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो शरीर में धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो सिम्टम्स हमारे शरीर में कब, जब हम जांच कराते हैं, जांच कराने के बाद जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हमें 80 से 90% जो हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारी वो जांच में चीज़ें आती हैं। धीरे धीरे चला आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और फिर जब 80 to 90% हमारा गुर्दे जो होते हैं फेलिवर हो जाते हैं या कार्य करना बंद कर देते हैं या उनके नेफ्रॉन्स हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन पे हमें बस 2 ही रास्ते रहते हैं, डायलिसिस, उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन, यानी फाइनल सॉल्यूशंस उसका ट्रांसप्लांटेशन ही होता है। डायलिसिस तो बीच का एक आपको प्रिवेंटिव बता दिया गया है कि इस बीच में आप जो है किडनी को ट्रांसप्लांट कराने की अपनी सारी तैयारियां कर लें, राइट। अब उस प्रश्न आता है कि क्रॉनिक रीनल फेलिवर जो हमारे होते हैं वो उनके और भी क्या क्या विशेष कारण हैं, उनको भी जानना जरूरी है। क्या क्या और कारण होते हैं? अगर हम डायबिटिक हैं, अगर हमें शुगर की शिकायत है, अगर हमें मधुमेह की शिकायत है, अगर हमें बीपी हमारा हाई और लो लगातार चला आ रहा है, अगर हमें गाउट या अर्थराइटिस हो गई है, या हमें लॉन्ग टाइम से फीवर आ रहा है और हमें स्टोन हो गया है, तो ये अगर हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस लॉन्ग टाइम से हो रही है, और इसके बाद अगर हमारा जो खाने की जो क्रिया है, अगर हम बहुत सारे फैटी मील्स ज़्यादा ले रहे हैं, फैटी फूड ज़्यादा ले रहे हैं, गरिष्ठ भोजन ज़्यादा ले रहे हैं, इमली है, अचार है, खटाई है, अमचूर है, कांजी है, शराब का सेवन कर रहे हैं, मसाले वाली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन के पदार्थ हम ज़्यादा खा रहे हैं, और अधिक अगर हम फास्टिंग रख रहे हैं, अधिक अगर हम उपवास भी रख रहे हैं, और पानी की मात्रा हम कम पी रहे हैं, और मरकरी युक्त मेडिसिन्स यानी पारा युक्त दवाइयों का सेवन हम ज़्यादा कर रहे हैं, और अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से, अपने शरीर की शक्ति के हिसाब से अगर हम ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं, और तो हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और जिससे धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे गुर्दे के जो ब्लड सप्लाई गुर्दे को हमारी मिलती है, आर्टरीज, वो धीरे धीरे हमारी आर्टरी जो होती हैं वो ब्लॉक होने लगती है, यानी धीरे धीरे करके उसके अंदर रुकावट आना शुरू हो जाता है। और अगर हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं और विरुद्ध आहार कर रहे हैं, यानी हम नमकीन के साथ मीठी चीज़ें खा रहे हैं, जिन विरुद्ध आहार है, जिनको सही से, मतलब हमने आपसे कहा कि दही के साथ मूली नहीं खाना चाहिए, नमक के साथ दूध की बनी कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, इस तरह के जो विरुद्ध आहार हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी हमें बड़ी नुकसानदायक है गुर्दे के लिए। और साथ में बासी भोजन, अगर हम खाना जो है बासी खा रहे हैं, सुबह का खाना शाम, दोपहर खाना रात में खा रहे हैं, रात खाना सुबह खा रहे हैं, और ज़्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं, और ज़्यादा एयर कंडीशन या कूलर्स बने कूल प्लेसेस पे ज़्यादा हम रह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर का नेफ्रॉन्स जो होता है, जो उसके अंदर की फिल्ट्रेशन यूनिट्स, उसके छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं, वो चीज़ें हमारी जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। और इसके साथ में अगर हमें यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया, यानी जिसे बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार होता चला रहा है, बार बार होता चला आ रहा है, और अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ ले जा रही हैं। धीरे 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 करके हमारे दोनों गुर्दे ख़राब होते आ रहे हैं, और जब 80 to 90% दोबारा कह रहा हूँ, जब हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम जांच की प्रक्रिया में जाते हैं, और जांच की प्रक्रिया में हम जाते हैं तो उसमें हमारे गुर्दे कहाँ तक ख़राब हो चुके हैं, उसको जाँच करने के बाद हम जब देखते हैं ब्लड के अंदर, तो हमारा क्रिएटिनिन का लेवल और यूरिया का लेवल, ये दोनों गड़बड़ रहते हैं, यानी ये दोनों हमारे जो उसकी लिमिट है उस लिमिट के अंदर नहीं रहते हैं। तो क्रिएटिनिन की हमारी लिमिट क्या होना चाहिए? 0.6 to 1.2। सुन ले साहब, अगेन रिपीट, क्रिएटिनिन की लेवल हमारी क्या होना चाहिए? 0.6 to 1.2, और यूरिया का लेवल हमारा होना चाहिए 20 to 40 mg। ये जो रेशियो हमारे हैं, इस रेशियो के अंदर हमारा यूरिया का लेवल और क्रिएटिनिन का लेवल है, तो हमें किसी भी तरह का गुर्दे को हानि नहीं हो सकती। अब ये चीज़ें आती क्यों, थोड़ा सा उसको जाए कि हमारे क्रिएटिनिन और यूरिया क्यों बढ़ पे जाता है, थोड़ा सा जानना जरूरी है। जब जो भी चीज़ें प्रोटीन से युक्त चीज़ खाते हैं, उसके अंदर से जो हमारा अमीनो एसिड बनता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है, वो चीज़ें जो होती हैं उनको प्रोटीन को पचाने के लिए, यानी प्रोटीन की चीज़ को जो है हम जो खा रहे हैं उसके अंदर जो हमारी प्रोटीन की मात्रा है, उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, जो हमारा अग्नि तत्व है वो जब धीमा हो जाता है या उस चीज़ को पचा नहीं पाता है, तो उसके अंदर से हमारे जो है यूरिया तथा क्रिएटिनिन बनने लगता है। और ये यूरिया और क्रिएटिनिन जो होता है, ये हमारे एक तरह का टॉक्सिन्स पदार्थ है, या एक तरह का हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है, या एक तरह हमारा फ्री रेडिकल्स है, जो हमारे गुर्दे को खराब होने का सबसे बड़ा कारण है, क्रिएटिनिन और यूरिया। अब इसके बाद अगर हम क्रॉनिक रीनल फेलियर्स में हैं, तो उसके
हमारे लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या हमको शरीर में आने लगते हैं, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि मुंह में यानी माउथ में, पैर में, शरीर में सूजन आने लगती है, और पेशाब कभी कभी कम आ रहा है, कभी कभी रुक रुक के आ रहा है, कभी कभी ज़्यादा आने लगता है। और पेशाब में प्रोटीन्स की मात्रा, खून की मात्रा और उसके अंदर हमारा पस की मात्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं पेशाब में आना शुरू हो जाती हैं। और क्रिएटिनिन और यूरिया भी हमारा जो है उसके रेशियो से ज़्यादा बढ़ने लगता है, और हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादातर हमेशा हाई ही बना रहता है, जिसके हम कोई ना कोई दवा लेते ही रहते हैं। सांस का फूलना, खून में फीकापन हो जाना, शरीर के अंदर कमजोरी आने लगती है, आलस आने लगता है, भूख नहीं लगती है, वोमिटिंग करने की इच्छा होने लगती है, हिचकी का आना शुरू हो जाता है, और हमारी स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है, और स्किन में हमारी उसके कलर्स में ब्लैक आने लगता है, और कभी कभी स्किन में स्पॉट पड़ जाते हैं, चकत्ते से पड़ जाते हैं, कभी कभी ईचिंग, खुजली ऐसी होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स अगर हमारे आने लगें तो ये गुर्दे की तरफ हमें पूर्ण रूप से इंडिकेट कर रहे हैं। और हमारा डायबिटीज़ तो मेन है ही है, शुगर तो हमारा मेन है ही है, मधुमेह तो हमारा मेन है ही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपसे हैं, आपको ये सारे लक्षण, इनको विशेष तौर से अपने शरीर में ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद सब लोगों की इच्छा होगी कि भाई कौन सी ऐसी विधि है, कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सी ऐसी दवाई है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसको कि अगर हम उसको करें तो हो सकता है धीरे धीरे हमारी डायलिसिस छूट जाए, और धीरे धीरे हमें हमारा गुर्दे का जो ट्रांसप्लांट कराना है, धीरे धीरे हमारे गुर्दे के अंदर फिर से एक एक्शंस उसके अंदर या उसकी एक एक्टिविटी बढ़ जाए। क्योंकि अगर हमारे दोनों गुर्दे में से कोई भी एक गुर्दा अगर 10 से 15% भी काम कर रहा है तो भी हम अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। ये आप समझ, सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ तो सावधानियां रखनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है इलाज के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए। पानी जो पिए एकदम साफ़ सुथरा पीना चाहिए, पानी हमेशा, जरा सा भी गंदा पानी न पिए, और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज़ ज़रूर पिए। और किसी प्रकार का पैक फूड या जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स कंप्लीटली स्टॉप। बस एक सिंपल, ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स कंप्लीटली स्टॉप्स। नो एनी टाइप ऑफ द इंडस्ट्रियल फूड। किसी भी तरह का बाहरी चीज़ें पैक में नहीं चाहिए, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे सॉलिड में हो, चाहे पाउडर में हो, चाहे पेस्ट में हो, किसी भी रूप में हो, दैट्स कम अंडर ए इंडस्ट्रियल फूड। बस। और चौथी चीज़ हमारी उसके लिए क्या है कि रिफाइंड तेल, शुगर, वाइट साल्ट्स, तंबाकू से बनी चीज़ें, अल्कोहल कंटेंट चीज़ें, वाइन, ये सब चीज़ें 100% बंद कर देना चाहिए। जिस दिन से हमें ये पता चल जाए कि हमारे गुर्दे के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, और हमारे बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स बताए गए हैं उस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि हम करें तो क्या करें। हम आपको एक विधि तो सभी लोग जानते हैं, ट्रांसप्लांटेशंस की, डायलिसिस की, वो तो बड़ी फेमस है, बड़ी कॉमन है, सभी लोग समझ। अब दूसरी विधि की हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी आती है आयुर्वेद और नेचुरोपैथ और योग। इन तीनों चीज़ों का अगर आप सहारा लेंगे सही रूप से, जिस तरीके से आप ट्रांसप्लांट की पूरी तैयारी करते रहते हैं, टाइम टाइम से डायलिसिस कराते रहते हैं, टाइम टाइम से आप उनकी सारी मेडिसिनों का सेवन करते रहते हैं, उसी तरीके से बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा अगर आप रुचि लेंगे तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जहाँ आप 4 साल से 5 साल से 6 साल से डायलिसिस कराते चले आ रहे हैं, वहाँ कम से कम 2-3 महीने तो करिए इस चीज़ को, कम से कम 3 महीने, 90 डेज, जो चीज़ें इसमें सावधानी बताई गई हैं, और अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे बहुत सस्ती रहेंगी और कोई तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। तो उसमें कुछ दवाइयाँ हैं, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर लें। चंद्र प्रभावती, किसी भी कंपनी को, वैद्यनाथ को, डाबर को, पतंजलि को, चाहे जिस कंपनी जिसकी आपको पसंद आए, इससे हमें तो दवा के नाम सुन। चंद्र प्रभावती 1 गोली सुबह 1 गोली शाम पानी से लें। आरोग्यवर्धिनी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम पानी से लें। और गोचरादवटी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को पानी से लें। दूसरा हमारा सर्वकल्पवात, जिससे कि हमारा गुर्दे खराब होने से लीवर पे समस्या आती है, हार्ट पे समस्या आती है, धीरे धीरे करके मल्टीपल ऑर्गन्स की तरफ हमारी सारी प्रॉब्लम जो हैं फैलती चली आती हैं। तो सर्वकल्पवात और वृक्क दोषवात, सर्पकल्पवात और वृक्क दोषवात, ये हमारे पतंजलि के हैं। इन दोनों को आपस में मिला लीजिए, और मिलाने के बाद इनमें से करीब 200 ml पानी में जो है इसके ऊपर पुड़िया बना लीजिए अपने हिसाब से, और 2 उसमें सब लिखा रहेगा, पाउडर जो होगा आपका
पुड़िया बना लीजिए और एक पुड़िया सुबह चाय की तरह खूब पकाइए और जब आधे से ज़्यादा पक जाए तो पी लीजिए, और एक पुड़िया जो है शाम को खाना खाने के बाद। और यदि आप मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आप ले रहे हैं एलोपैथ में या हमारे अंग्रेजी दवाइयों में, उनको आप लेते रहिए, लेकिन उसके साथ में मुक्तावटी शुरू कर दीजिए। ये जो है किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसका हमारा है। एक गोली सुबह एक गोली शाम, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगे तो केमिकल दवाइयों को धीरे धीरे उनकी मात्रा, उनके डोजेस धीरे धीरे कम करते जाएं और एक दिन वो पूर्ण रूप से बंद कर दें। दूसरी, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो मधुनाशनी, क्योंकि ये डायबिटीज़ और आपका ये ब्लड प्रेशर, ये तो किडनी वाले को एकदम समझिए कि उसका एक तरह का फैमिलियर फ्रेंड हो गया ना। बिना इसके किडनी प्रॉब्लम्स आएगी नहीं, और किडनी प्रॉब्लम्स आएगी तो ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी ही। तो इसलिए डायबिटीज़ के लिए मधुनाशनी, ये भी पतंजलि की आती है, इसकी जो है एक गोली सुबह एक गोली शाम, अगर ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है तो 2 गोली सुबह खाली पेट चबा चबा के खाइए, एक गोली रात में लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जरूर, अगर आपकी शुगर 250 से कम है, चाहे पीपी हो चाहे फास्टिंग हो, तो हम राय देंगे कि उसमें किसी भी तरह की शुगर की दवाइयाँ मत लें, किसी भी तरह की नहीं। उसको आप अपने जो है डेली रूटीन से उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरी एक देसी दवा मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी कारगर दवा है क्रिएटिनिन और यूरिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ। पीपल तो सभी लोग जानते हैं और नीम भी सभी लोग जानते हैं। पीपल की छाल और नीम की छाल, मान चलिए आपने 100 ग्राम पीपल की छाल ले आए और 100 ग्राम नीम की छाल लेकर चले आए, दोनों का सुखा करके पाउडर बना करके मिक्स करके एक शीशी में भर के रख लीजिए। सुबह शाम एक एक चम्मच जो है, ये जो आप काढ़ा बना रहे हैं, अगर इन काढ़े के अंदर भी एक एक चम्मच सुबह शाम डाल देंगे तो भी ठीक है, और नहीं तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, आधा गिलास पानी से ज़्यादा पानी में उसको उबालिए, और जब आधा पानी रह जाए तो सुबह पी लीजिए और रात में पी लीजिए। तो ये आपकी औषधि है जिसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ हमारी आती है, जो सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी आती है, प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर आपको वो चीज़ें करनी है जो बॉडी के टॉक्सिन्स को ख़त्म करती रहें। अनुलोम विलोम और जो है आपको सुबह आधे घंटे 30 मिनट, और कपालभाति सुबह आधे घंटे यानी 30 मिनट, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम, और साथ में वायु प्राणायाम। 21 बार वायु प्राणायाम सवेरे, 21 बार वायु प्राणायाम शाम को करिए, और इसके बाद जो है आप देखिए कि उससे परिणाम क्या आते हैं। और अगर इन चीज़ों को करते हुए आपको ज़रा सा भी फ़ायदा मिल रहा है, ज़रा सा भी कुछ आपके अंदर जो रोग हो गया है गुर्दे का, कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है, तो हम पूर्ण आशा करते हैं कि एक बार ज़रूर हमें बताएं कि नहीं भाई, इन सब नियमों से हमें ज़रूर फ़ायदा मिला है। ये हमें पूर्ण आशा है। ये आपकी बहुत सारी चीज़ों, ये सारी जो प्राणायाम की क्रिया बताई जा रही है आपको, ये खाली गुर्दे को नहीं, हमारा जो हार्ट इफेक्टेड हो रहा है, लीवर इफेक्टेड हो रहा है, लंग्स इफेक्टेड हो रहा है, नर्वस सिस्टम इफेक्टेड हो रहा है, उन सब सारी चीज़ों को पूर्ण रूप से क्योर करेगी। आगे हम फिर आपके मन में एक बात होगी, क्योंकि समय आपका ज़्यादा हो गया, वीडियो आपका लंबा हो रहा है, इसलिए हम आगे फिर कल पर्व में चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा प्राणायाम एक औषधि कैसे है, प्राणायाम हमारी एक किस तरीके से एक पूरे दवा के रूप में काम कर रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसन्न रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निरोगी रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस वीडियो को, गुर्दे वाले वीडियो को बताने की कोशिश करें, ताकि घर बैठे लोग लाभ उठा सकें। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो जो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप जो है फ़ोन के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आकर के, जिस तरह की सुविधा से आप इस चीज़ को आकर के अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। सत्यमेव जयते।